students, how are you all? Welcome back to your channel Learn and Grow Better. I hope आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो. Unlock your success with the help of channel. So let's get started. As you already know, हम कर रहे थे साइंस क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. एंड टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. इससे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपनी वीडियो के थ्रू ऑलरेडी कवर कर लिया. अगर अभी तक आपने उन वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए. चैनल पर आपको प्लेलिस्ट अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएगी, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया जा रहा है. अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं. तो लेट्स रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या पढ़ा था हमने उसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यानी कि एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो वर्ड एज वेल एज केमिकल इक्वेशन दोनों ही हमने लिखनी सीखी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. बट अब हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ होता है, पर क्या हमें पता है कहाँ पर यूज़ होता है? तो यही तो चेकआउट करना है. तो मेरे साथ वीडियो के थ्रू समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन रियलिटी कहाँ कहाँ होता है, जो कि हमें अभी तक नहीं पता था, वो आज हम सीखने जा रहे हैं. आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यू ऑलरेडी नो, हमारे स्टमक में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उस एसिड का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl बोलते हैं. तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है. जब आपने टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में समझा था वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और वीक एसिड्स भी होते हैं. तो स्टमक में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारी कहीं ना कहीं स्टमक में इरिटेशन भी तो होती होगी. तो एसिड का लेवल इंक्रीज होने से एसिडिटी होना, जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं, वो क्यों होती है? क्योंकि जनरली जब हम ऑयली फूड खाते हैं या हम ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना पड़ता है ताकि उस फूड का ब्रेकडाउन प्रोसेस हो पाए. तो जनरली एक एग्जांपल ही ले लो. होता क्या है, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि खाना ये भी है, वो भी खाना है, वो भी खाना है. ऐसे करते करते हम जो है ओवर ईटिंग कर लेते हैं. और ओवर ईटिंग जो है क्या करता है? इनडाइजेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिट जैसा फील होता है, हाइपर एसिडिटी होती है. तो अब इस इनडाइजेशन को क्योर कैसे करेंगे? यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू करेंगे. तो देखते हैं कैसे क्योर करेंगे. हाइपर एसिडिटी की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से जो स्टमक सैड हो गया था, अब उसे हैप्पी बनाना है. कैसे बनाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से. तो देखते हैं क्या प्रोसेस है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है कैसे होगा हमारे स्टमक में? तो होता क्या है जनरली स्टमक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है. बट हम ओवर ईटिंग की वजह से क्या होता है? स्टमक में एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं. और ये कब होता है? जब हम ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर लें, ऑयली फूड ज़्यादा कंज्यूम कर लें या अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और उसकी वजह से हमारा स्टमक पेन करता है, हमारे स्टमक में इरिटेशन होती है. इस वजह से क्यों? क्योंकि इनडाइजेशन हो रहा है. तो एसिड का लेवल बढ़ गया, यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है. एसिड के लेवल को कम करने के लिए, यानी कि अगर विलन की पावर बढ़ जाएगी तो कौन आएगा? यस, हीरो आएगा. तो इस केस में हीरो कौन है? बेसिक सब्सटेंस हीरो है. तो अगर हमें इसे न्यूट्रलाइज करना है, एसिड के इफेक्ट को कम करना है, नलिफाई करना है, तो हमें क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? हमें एंट एसिड्स कंज्यूम करनी पड़ेगी. एंट एसिड यानी कि बेसिक सब्सटेंस. एंट एसिड्स, एंट एसिड्स मतलब जो एसिड्स के खिलाफ काम करे, यानी कि बेसिक सब्सटेंसेस. तो हम क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम कर सकते हैं, डाइजीन की टैबलेट्स हो गई, इनो हो गए, ये सब हम अपने स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंज्यूम कर सकते हैं.
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन, इनो। तो अभी आपने देखा किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन जो है हमारी एवरीडे लाइफ में होता था, बट हमें पता ही नहीं था। बट आपने साइंस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, साइंस की नॉलेज के थ्रू उस चीज़ को बहुत इजीली क्लियर आउट कर लिया। अब सेकंड हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ का कॉन्सेप्ट है एंड स्टिंग। यानी कि जब भी चींटी काटती है तो बहुत इरिटेशन होती है, वो रीजन क्या हो जाता है, स्वेलो हो जाता है, थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है। तो एंड स्टिंग का क्या रोल है अब? तो बेसिकली जो एंट्स होती हैं उनका, वो भी क्या करती हैं, बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि एंट जो है अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बॉडी में एसिड रिलीज कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। इरिटेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू एंट बाइट इज ड्यू टू presence of formic acid that ant injects into the skin while biting। ये ध्यान रखना है, एंट किस एसिड का रिलीज करती है जब वो बाइट करती है, तो फॉर्मिक एसिड का रिलीज होता है। और फॉर्मिक एसिड बहुत ही ज़्यादा माइल्ड एसिड है। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, एसिड है, एसिड को कम करने के लिए हमें कौन लाएंगे, बेस लाएंगे हम। तो बेसिक सब्सटेंस में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, आप उस रीजन में बेकिंग सोडा को रब कर सकते हैं जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन आप लगा सकते हैं जिसे हम जिंक कार्बोनेट बोलेंगे। ये जनरली हम यूज़ करते हैं जब भी एंट जो है स्टिंग करती है, यानी कि एंट जो है जब बाइट करती है। गार्डनिंग करना तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, बट कई बार आपने देखा होगा कि अगर इसे लार्ज स्केल पे किया जाए क्रॉप प्रोडक्शन एंड ऑल के लिए, तो सॉइल ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि हम जनरली, आप सभी को पता है, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम टाइम टू टाइम मेन्योर और फर्टिलाइजर्स जो हैं अपनी सॉइल में डालते हैं ताकि प्लांट्स जो हैं उसे प्रोटीन ले पाएँ और एक तरह से उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो बिल्कुल ऐसे ही जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल में ये सब काम किया जाता है, तो टाइम टू टाइम मेन्योर डालना, पेस्टिसाइड्स डालना, इंसेक्टिसाइड्स डालना, ये सारे क्या है, मेन्योर तो चलो आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, पर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स डालना और पता नहीं कितने सारे केमिकल्स जो हैं वो सॉइल की ट्रीटमेंट में जो है यूज़ किए जाते हैं। अब जब सॉइल की ट्रीटमेंट में केमिकल्स यूज़ किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सॉइल जो है या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी। तो सॉइल के एसिडिक और बेसिक नेचर की वजह से प्लांट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है अनहेल्दी हो जाते हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो उनकी ग्रोथ को देखना और सॉइल को प्रॉपरली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि वो हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स वगैरह जो है हम कंज्यूम कर पाएँ। एज यू ऑलरेडी नो, प्लांट्स नीड अ सॉइल विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर। अगर वो न्यूट्रल इन नेचर होगी, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, तभी प्लांट जो है हेल्दी रहेगा। बट केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से या तो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स जो है, जिस वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में। तो अब ध्यान रखना है, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हमें क्या करना है, क्विक लाइम यूज़ करना है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या हम स्लेट लाइम यूज़ करेंगे जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्विक लाइम या स्लेट लाइम। अब हमें कैसे पता चलेगा सॉइल एसिडिक है या बेसिक है? तो साइंटिस्ट जो है, इवन बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जहाँ पर भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है, इवन अ लार्ज स्केल पे, तो सॉइल का कुछ अमाउंट लेकर उसे टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सॉइल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा है या बेसिसिटी ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है, जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तब हम क्विक लाइम जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेट लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो यूज़ करते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर एसिडिक सॉइल। बट बेसिक सॉइल की अगर बात करें तो बेसिक सॉइल के लिए हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं सॉइल में ऐड करने पड़ते हैं ताकि टू इट एज दे रिलीज एसिड्स वाइल डीकम्पोजिंग इनटू द सॉइल, ताकि वो एसिड रिलीज करे जिसकी वजह से सॉइल जो है वो हमारी एक तरह से न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल होना इम्पॉर्टेंट है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा गंदा, इन अ मिड वे, वैसी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखना है, ना एसिडिटी ज़्यादा अच्छी है ना बेसिसिटी ज़्यादा अच्छी है। कैसा रहना चाहिए, हमें हमेशा pH 7 यानी कि न्यूट्रल की तरह रहना चाहिए। बट ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था जो कि इमेजिनरी एग्जाम्पल था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ का थर्ड कॉन्सेप्ट यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट भी आपको कम्प्लीटली आ गया। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट यूज़ पर। देख रहे हो कितना ज़्यादा वेस्ट जो है रिलीज हो रहा है। फैक्ट्रीज जहाँ पर भी बड़े बड़े लार्ज स्केल में कोई ना कोई प्रोडक्शन होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। अब वो सारा वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे इन्वायरमेंट में। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, क्रिएट करता है। तो अब इस पॉल्यूशन से हमें अपने अर्थ को भी तो प्रोटेक्ट करना है, उसे एक तरह से अनहेल्दी होने से बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा अर्थ जो है सरवाइव करेगा तो हम भी सरवाइव करेंगे, बिकॉज वी आर दी पार्ट ऑफ आवर अर्थ। फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट है इसे प्रॉपरली पहले ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके बाद जो है उसे डिस्पोज करा जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो इको फ्रेंडली अर्थ है वो प्रिवेंट कर पाते हैं उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन से। इवन बहुत सारी डिजीज वगैरह भी इन फैक्ट्री की वेस्ट के थ्रू होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट है उसे ट्रीट किया जाता है। अब कैसे ट्रीट करेंगे? सिंपल है, आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से। तो फैक्ट्री का वेस्ट जितना भी होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डम्प्ड एनीवेयर। तो हम कहीं पर भी उसे क्या थ्रू आउट नहीं कर सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते। तो हैंस हमें एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? बेस यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम उसे क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे। तो बिफोर इट फॉल्स ऑफ इनटू अ रिवर और स्टीम सो दैट एक्वेटिक लाइफ डज नॉट गेट इफेक्टेड। तो बेसिक सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा वेस्ट जो है रिवर्स वगैरह में डिस्पोज किया जाता है। अब रिवर्स वगैरह में जितने भी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं कहीं ना कहीं उन पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उनकी लाइफ जो है अफेक्टेड ना हो। तो इन सब से एक तरह से प्रॉपर सॉल्यूशन हमारा यही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिडिक सब्सटेंस का रिएक्शन बेसिक से करा देंगे, ताकि न्यूट्रल रहेगा वो जो भी डिकम्पोज होगा। तो ईजिली हम फैक्ट्री के वेस्ट को भी न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। आई होप आपका न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंडाइजेशन प्रोसेस, वो हाइड्रोक्लोरिक लेवल वाला, दूसरा एंड स्टिंग जिसे हम एंड बाइट भी कहते हैं, तीसरा सॉइल ट्रीटमेंट एंड फोर्थ वन इज फैक्ट्री वेस्ट। ये चारों तरीके हमने क्या करे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू क्या करा? एसिड और बेसिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करा। क्या क्या यूज़ किया जाता है ये हमने समझा। और ये जो है चैप्टर का डी एंड है, यानी कि बेसिकली ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन